Hello everyone. So in previous lecture we were studying about antibody mediated immune system, also known as humor mediated immune system. So उसमें हमने प्लाज्मा बी सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था कि जो डॉटर सेल्स थी वो स्पेशलाइज होके प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल बना रही थी। सो हमने प्लाज्मा बी सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी बी सेल्स से। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर एक बार बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो अगर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन इन्फेक्शन कोज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स आएगा, बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करेगी पहले के कंपैरिजन में। सो मेमोरी बी सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दीज सेल्स लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम and serve to quickly dispose of the antigen in case reinfection of same virus or bacteria occurs. So firstly हमने पिछली बार केस स्टडी किया था कि फर्स्ट टाइम जब एक पर्सन के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे बॉडी को टाइम लगता है। उस टाइम पे जो अगर वो वायरस है या बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर लेता है पर हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर सकती, तो उसको आइडेंटिफाई करती है। फिर उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। बी सेल के साथ जब वो जॉइंट हो जाता है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। फिर धीरे धीरे ये एंटीबॉडीज़ जैसे जैसे इनका अमाउंट इंक्रीज होता है तो ये इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो धीरे धीरे जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन है उससे पर्सन की बॉडी फ्री होती है। अब सेकेंड टाइम सेम पर्सन के अंदर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे बॉडी को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसको स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो जो मेमोरी बी सेल्स हैं यहाँ पे वो एक्ट करेंगी और डायरेक्ट वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी उस पैथोजन से बॉडी को फ्री करने के लिए। सो मेमोरी बी सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वेराई करता है कि कौन सा पैथोजन है कि जिसके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था। टाइफाइड के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन एक बार वैक्सीन ले लेता है सो वो वैक्सीन 3 to 4 ईयर्स तक इफेक्ट में रहती है। ऐसे ही इन्फ्लुएंजा है, उनके अगेंस्ट कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है, ना हमारी जो मेमोरी बी सेल्स हैं क्विक एक्ट करती हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस है वो अपनी बॉडी को जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता रहता है। उसके ऊपर के जो एंटीजेंस है उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है जिससे बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पोजल ऑफ एंटीजेंस, कि कैसे एंटीजेंस बॉडी से ख़त्म होते हैं। सो फर्स्ट वन, एंटीबॉडी एक्शन। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है और यह उसके बाद इनएक्टिवेट कर देगी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं ये अब उनको इनएक्टिवेट कर देगी सो दैट दे आर इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फेगोसाइट्स। The antibodies fight the antigens in 5 different types. So first one is neutralization. Some antibody neutralize toxins. टॉक्सिन हो सकता है वायरल टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन, स्नेक वेनम। सो ये उन्हें इनफेक्टिव कर देगी। तो उस टाइम पे एंटीबॉडी को हम बोलेंगे एंटीटॉक्सिन्स, ये स्पेसिफिक इसका नाम होगा। सो जब ये इनएक्टिव हो जाएगा टॉक्सिन, उसके बाद जो फेगोसाइट्स थी वो इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिस्पोज ऑफ कर देगी, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देगी। एंटीटॉक्सिन जब टॉक्सिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं उसके बाद फेगोसाइट्स क्या करती है, इन्हें इनगल्फ कर लेंगी, निगल लेंगी। जिसके अंदर फेगोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स थी, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजिस। सो इनगल्फ करके उसके बाद ये बॉडी से डिस्पोज ऑफ कर देंगे इनको। सेकंड आता है एग्लूटिनेशन। सर्टेन एंटीबॉडी कोज एंटीजन टू क्लम्प टुगेदर, मतलब ये एंटीजन्स को एक जगह पे स्टिक कर देंगी और उन्हें इमोबलाइज कर देगी। अब वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। सो फिर इजिली जब इमोबलाइज होने के बाद अब फेगोसाइट्स यहाँ पे फिर से अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी और उन्हें बॉडी से बाहर डिस्पोज ऑफ कर देगी थ्रू इंजेक्शन। सो दे आर टर्म्ड एज एग्लूटिनेंस। यहाँ पे जो एंटीबॉडी एक्ट करेगी उसके लिए ये टर्म यूज होगी, जैसे एंटीटॉक्सिन्स न्यूट्रलाइजेशन में जो एंटीबॉडी रोल प्ले कर रही थी उसके लिए। सो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था कि हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक्ट करती है।
सो उसके बाद थर्ड मेथड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ एंटीजेंस इज प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी कंबाइन होंगी एंटीजेंस के साथ, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगी, जिससे फेगोसाइट्स उन्हें इजीली इंजेस्ट कर लेंगे। इजीली इंजेस्ट होने के बाद अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होंगी दे आर नोन एज प्रेसिपिटेंट्स। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में एंटीबॉडी कवर कर लेंगी माइक्रोब की सरफेस को, जिससे वो ससेप्टेबल हो जाएगा, मतलब अब वो इजीली फेगोसाइट्स उसको इजीली इनगल्फ कर सकती हैं, इंजेस्ट कर सकती हैं। सो ये वो एंटीबॉडीज होंगी जिसमें एंटीजन को घेर लिया जाता है, उसको कवर कर लिया जाता है, ताकि जो फेगोसाइटोसिस है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस है, वो इसके अगेंस्ट इजीली एक्ट कर सके। सो यहाँ पे एंटीबॉडीज को फिर से इनको बोलेंगे हम ऑप्सोनिन्स। सो 4 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट में एंटीटॉक्सिन्स बोलेंगे, न्यूट्रलाइज कर रही है जो टॉक्सिन्स को। सेकंड में एग्लूटिनिन्स बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रुप बना रही है, क्लम्प कर लेंगी, जो एंटीजन है उससे स्टिक हो जाती है। सो थर्ड में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। फोर्थ में कवर करके हम एक एंटीजन से बॉडी को फ्री कर रही है, जो स्पेसिफिक फेगोसाइट्स हैं वो एक्ट करेंगी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन विच में लाइज सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया। सो जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो क्या करता है, सर्टेन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। ये सर्टेन प्रोटीन्स अब एक्ट करेंगे, किस तरह से एक्ट कर सकते हैं, फर्स्टली वो लाइज कर देंगे सेल वॉल को। सेल वॉल लाइज मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है ये उसको रप्चर कर देंगे। उसके बाद सेकंड आता है इनसाइड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन मतलब जिसमें बॉडी के अंदर स्वेलिंग और जो ब्लड है वो वेन्स में ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिम्फोसाइट्स इकट्ठी होने की वजह से वहाँ पे खारिश होती है। सो इनसाइड मतलब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दें। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, इसमें सर्टेन प्रोटीन्स होंगे। उसके बाद ऑप्सोनाइज एंटीजेंस। ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस में जो ऑप्सोनिन्स एंटीबॉडीज थी वो क्या करती थी, एंटीजन की सरफेस को कवर करती थी, जिससे जो फेगोसाइट्स है वो ईजिली उनको इनगल्फ कर सके। उसके बाद आता है लास्ट अट्रैक्ट फेगोसाइट्स टू एरिया ऑफ इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फेक्शन ब्लड के अंदर है तो एक पर्टिकुलर स्पॉट के अंदर है जहाँ से एंटीजन सेंटर करे हैं, तो वहाँ पर फेगोसाइट्स को जो अट्रैक्ट करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। ये सर्टेन प्रोटीन्स फेगोसाइट्स को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन लेके आते हैं। सो ये था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मतलब AMIS। सो उसके बाद आता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS। सो फर्स्टली एंटीबॉडी मीडिएटेड में हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज एक्ट कर रही थी। और ह्यूमर मीडिएटेड हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसमें लिम्फ और ब्लड दोनों इन्वॉल्व थे। सो सेल मीडिएटेड के अंदर जो फर्स्ट है स्पेसिफिक रोल, it defends the body against virus, fungi and some bacteria which have entered the host cell. So firstly जो फ्लूइड के अंदर थे, लिम्फ एंड ब्लड के अंदर, उनके अगेंस्ट एक्ट कर रहा था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब जो सेल के अंदर एंटर कर चुके हैं उनके अगेंस्ट एक्ट करेगा CMIS। सो इट आल्सो रिएक्ट्स अगेंस्ट फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट्स। टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फॉरेन मतलब कि डोनर फॉरेन है, ठीक है, बॉडी का खुद का पार्ट नहीं है, वो किसी और पर्सन से ले रहे हैं। सो टिश्यू ट्रांसप्लांट एंड परहैप्स आल्सो अगेंस्ट द बॉडीज ओन सेल विच बिकम कैंसरस। सो कैंसरस सेल्स में पर्टिकुलर सेल्स, बॉडी की खुद की सेल्स क्या करती हैं, उनमें म्यूटेशन होने की वजह से, कोई भी रीज़न होता है, UV एक्सपोजर होने की वजह से, या जो कार्सिनोजेंस है मतलब कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं, उनकी वजह से एक पर्टिकुलर सेल, उसकी जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। सो जिसकी वजह से वो कैंसरस हो जाती है। सो इसके जो कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट एक लिमिट तक जो इन्हें क्योर कर सकती है, इन्हें ख़त्म कर सकती है, उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होगा वो होगा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. That's all for today. Thank you.